इस वीडियो में स्टूडेंट जामिया JMI 2024 का मैथमेटिक्स का पेपर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे किस तरह क्वेश्चंस पूछे गए हैं और फ्यूचर में किस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन फंक्शन का है, f इज सच दैट r टू r, डोमेन भी रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है, fx दे रखा है 3x, विच टाइप ऑफ फंक्शन f इज 1 1 ऑन टू, 1 1 मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सरजेक्टिव होता है। तो 1 1 चेक करने के लिए मींस इंजेक्टिव चेक करने के लिए हम लोगों को चेक करना होता है क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस आर ऑलवेज 1 1। तो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आ रहा है विच इज पॉजिटिव, मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इंजेक्टिव होता है, 1 1 होता है। अब ऑन टू चेक करना है, सरजेक्टिव चेक करना है। सरजेक्टिव के लिए क्या होता है, सरजेक्टिव के लिए जो को डोमेन दे रखा है वो रेंज के इक्विवेलेंट आना चाहिए। यहां पे को डोमेन क्या दे रखा है, ऑल रियल नंबर। हमें इसकी रेंज फंक्शन की निकालनी है तो इसको लिख लो y इज इक्वल टू 3x। रेंज निकालने का तरीका ये होता है x की वैल्यू y के टर्म में निकालना होता है। ये gy आ गया, जो डोमेन ऑफ gy होगा वही रेंज ऑफ fx होता है। तो हमें डोमेन ऑफ gy निकालना है और gy का डोमेन क्या हो जाएगा, अगर इस फंक्शन को देख रहे हो तो y बिलोंग्स टू r, y को तुम कुछ भी रख सकते हो। तो यही फंक्शन की रेंज आ गई। रेंज और को डोमेन बराबर है, इट मींस फंक्शन ऑन टू भी है। ऑन टू को हम सरजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी तुम डायरेक्टली y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ बना के भी देख सकते थे। y इज इक्वल टू 3x का ये ग्राफ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू कवर करेगा। इट मीन्स की रेंज ऑल रियल नंबर है, हेंस इट इज 1 1 एंड ऑन टू। फर्स्ट इज द राइट आंसर, ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये है, ए दे रखा है 1 2 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट हैव इनवर्स। इनवर्स ना हो तो इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फॉर इनवर्स फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 हो ऑन टू हो, 1 1 ऑन टू हो मतलब इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव दोनों होना जरूरी है। अगर यहां मैपिंग देखोगे फर्स्ट केस में तो 1 2 3 ए टू ए मैपिंग है, 1 2 3। 1 की इमेज 1 मिल रही है, 2 की इमेज 2 मिल रही है, 3 की इमेज 3 मिल रही है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। कोई भी वाई वैल्यू छूट नहीं रही तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जबकि हमसे पूछा गया इनवर्स एग्जिस्ट ना करे तो बी ऑप्शन में जाओ तो 1 2 3 1 2 3, 1 की इमेज 2 मिल रही है, 2 की इमेज 1 मिल रही है, 3 की इमेज 1 मिल रही है। तो ये 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है। मैनी 1 फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि मैनी 1 है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको। ये काफ़ी कम बच्चे कर पाए, लेकिन आगे से ध्यान रखना। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता देते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर तुम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है तो इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट 3 हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5 आते हैं, ध्यान रखना। और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेट में 4 हो तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 15 आते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बढ़ता ही जाएगा, 52 आते हैं। तो 3 या 2 तक तो निकालना फीजिबल है, पॉसिबल है, लेकिन अगर 2 से 3 से ज़्यादा एलिमेंट हो गए तो फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना
बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो फिलहाल इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5 आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 15 आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 52 आते हैं। अब देखो ध्यान से, 3 एलिमेंट हैं, इसको एक बार डिटेल में करके देख लेते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताने, तो पहला रिलेशन हम 1 1 ले लें, रिफ्लेक्सिव होना तो मस्ट है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हर एक एलिमेंट, कंपल्शन है कि हर एक एलिमेंट अपने आप से तो रिलेटेड होना ही चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, ये 3 एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, मिनिमम 3 एलिमेंट आएंगे। अगर 1 2 आ जाए तो 2 1 भी आ जाए, तो अब ये सिमेट्रिक हो गया। अच्छा, 1 2 आ गया, 2 1 आ गया, बीच का 2 हटा दो तो 1 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ट्रांजिटिव भी है। अगर ए बी है, बी सी है तो ए सी होना जरूरी है फॉर ट्रांजिटिव। R3 अगर 1 1 है, 2 2 है, ये तो होगा ही होगा, मस्ट एलिमेंट है रिफ्लेक्सिव के लिए। अगर 2 3 है तो 3 2 का होना जरूरी है, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। R4, ये 3 एलिमेंट तो कंपलसरी है। अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना जरूरी है, तो 4 रिलेशंस हो गए, ठीक है। पांचवा, इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। वन 2 है, 2 1 है, सारे ले लो सिमेट्रिक के लिए। 2 3 है, 3 2 है, 1 3 है, 3 1 है, तो 5 रिलेशंस होंगे। टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 5 आएंगे। और बेटर ये रहेगा कि याद कर लो, 3 एलिमेंट है तो 5 इक्विवेलेंस रिलेशन आते हैं, 4 एलिमेंट है तो 15 आते हैं। 3 के लिए तो फिर भी सॉल्व कर लिया, 15 रिलेशन तुम नहीं बना पाओगे। अदरवाइज इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वो भी कैलकुलेट करना लेंदी होता है। तो इस वजह से यहाँ पे एडवाइस ये रहती है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का फॉर्मूला याद हो, 3 के लिए 5, 4 के लिए 15 और 5 एलिमेंट के लिए 52। अब देखो, ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड इफ A1 A2 रिलेशन से बिलोंग करते हैं और A2 A1 भी रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर AB है तो BA होना जरूरी है, तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट ये है, इफ द रिलेशन R इज ऑन सेट 1 2 3 इज डिफाइंड बाय 1 2। R एक रिलेशन दे रखा है 1 2, ये क्या है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव हमें पता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अगर A कोई एलिमेंट है, A से बिलोंग करता है, तो फॉर एवरी A, कंपल्शन है कि फॉर एवरी A बिलोंग्स टू रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव का होता है। सिमेट्रिक का क्या होता है, इफ A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, देन कंपल्शन है कि B, A भी रिलेशन से बिलोंग करे। अगर AB है तो BA होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर इफ A रिलेटेड टू B है, मतलब AB बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, एंड साथ में B रिलेटेड टू C है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि AB भी है रिलेशन में, BC भी है रिलेशन में, तो बीच वाला एलिमेंट हटा दो तो AC होना जरूरी है, ठीक है। मतलब अगर AB भी है और BC भी है तो AC होना जरूरी है। तो यहां पे 1 2 है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो पहली चीज तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में 1 1 2 2 3 3 3 एलिमेंट तो होना जरूरी है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 होना जरूरी है। ट्रांजिटिव हो सकता है, बिकॉज ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर AB है एंड कंपल्शन नहीं है कि BC होगा कि नहीं, अगर BC भी है तो AC का होना जरूरी है। तो अगर 1 2 है और 2 3 होता तो 1 3 हम चेक करते, लेकिन 1 2 के बाद कुछ नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज अ ट्रांजिटिव फंक्शन, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर अगेन ये रिलेशन का क्वेश्चन आ गया, तो देख रहे हो
जामिया 2024 के पेपर में रिलेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। ए सेट 1 2 3 दे रखा है, कंसिडर 1 1 2 2 3 3, रिफ्लेक्सिव तो है ये, 1 2 है, 2 1 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है, 2 2 3 है, तो क्या 1 3 है 1 3, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक हो सकता है। 2 3 है, 1 3 है, बीच वाला एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव भी है और साथ में ट्रांजिटिव भी है। तो जरा देखो, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक, ये सही है। रिफ्लेक्सिव है बट नॉट ट्रांजिटिव, ये गलत है। सिमेट्रिक है, गलत है। नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं। फिर से फंक्शन का क्वेश्चन है, एफ एक्स दे रखा है, पूछा गया है 1 1 ऑन 2, तो 1 1 के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। x बिलोंग्स टू r नहीं हो सकता, x 0 नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएट करोगे 1/x को, -1/x स्क्वायर आएगा, विच इज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव आएगा बिकॉज एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस साइन लगा हुआ है, इट मीन्स ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या हो जाते हैं? 1 1। और 1/x का ग्राफ भी हमें पता होना चाहिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x, जो कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, हेंस इट इज अ 1 1 फंक्शन। अगेन ये दो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है, हैव एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट। कॉमन रूट हम अल्फा ले लेते हैं, a प्लस बी की वैल्यू बतानी है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अल्फा एलिमिनेट कर दो, सबट्रैक्ट कर दो उसको, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, a माइनस बी अल्फा आ जाएगा, प्लस b माइनस ए इक्वल टू 0। तो a माइनस बी अल्फा माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। a b के बराबर है नहीं, इसको फैक्टराइज करा तो आ रहा है a माइनस बी अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब अल्फा 1 होगा, ठीक है। अल्फा 1 होगा, किसी भी एक क्वेश्चन में रख दो, यहां पे रख देते हैं, तो 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू -1। ये हमारा आंसर हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू -1। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है? सॉरी -1 आ रहा है, तो C इज द राइट आंसर। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन है और ये ट्रायंगल इनइक्वलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। अगर Z1 Z2 को ऐड कर रहे हैं और पूरे का मॉड ले रहे हैं और उसको इंडिविजुअल मॉड में ब्रेक करेंगे तो ये साइड बढ़ जाती। कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, Z1 Z2 Z3, सबके सम का मॉड ले रहे हैं, इंडिविजुअल मॉड में ब्रेक कर रहे हैं, तो ये साइड राइट हैंड साइड बड़ी आती है, ठीक है। हमें मॉड Z1 दे रखा है 4, मॉड Z2 दे रखा है 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 3 प्लस 4 लेस देन 2 लेस देन 5 लेस देन 7 लेस देन 12। तो यहां पे अगर हम ये कंसेप्ट यूज कर लें, इसको इंडिविजुअल मॉड में ब्रेक कर लें, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस मॉड 3 प्लस 4i, तो ये साइड बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, मॉड Z1 आ रहा है 4, मॉड Z2 आ रहा है 3, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो आई होप ये फॉर्मूला सबको पता होगा। मॉड Z होता है √x² प्लस y², तो √3² प्लस 4² 25 आ जाएगा, और अंडर रूट में 5 आ जाएगा, यह आ जाएगा तुम्हारा 12। तो ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन 12 आ रही है, डी इज द राइट आंसर। दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 12। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं।
कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, ये बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। x प्लस ए टू द पावर n में इफ n इज इवन, अगर n इवन होता है तो मिडिल टर्म आता है Tn/2+1। बायनोमियल में ये चीज पढ़ी होगी, ये हमारा मिडिल टर्म होता है। तो यहां पे देख रहे हो n इवन है तो t n की जगह 4, T2+1 इज द मिडिल टर्म। क्लियर? और यहां पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, Tr+1 का फॉर्मूला होता है NCr, फर्स्ट टर्म की पावर n-r, सेकेंड टर्म की पावर r। तो T2+1 4c2, फर्स्ट टर्म की पावर 4-2, सेकेंड टर्म की पावर 2। क्लियर है? nc2 की वैल्यू होती है n(n-1) डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो 4c2 हो जाएगा 4 × 3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर। मिडिल टर्म का हमें कोफिशिएंट बताना है, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट बताना है तो ये हो जाएगा। अब देखो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 कैंसिल कर देते हैं, ये 6 × 4 × 9, 36 × 6 216। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले इसके लिए याद होने चाहिए थे, मिडिल टर्म का कंसेप्ट और Tr+1। तो इससे सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, mod x लेस देन 1 है, साइन ऑफ tan इनवर्स x की वैल्यू बतानी। तो ऐसे केस में tan इनवर्स x को कुछ थीटा ले लो, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। tan थीटा इज इक्वल टू x, मतलब x/1। ट्राइंगल बना लो, tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? 1 + x²। अब तुम साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा इज साइन इनवर्स x/√1 + x²। ठीक, ये थीटा आ गया। अब यहां पे हम थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x/√1 + x²। एंड वी शुड नो दैट साइन ऑफ साइन इनवर्स x आता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x/√1 + x²। x/√1 + x²। डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन बताना है। तो ये तुम्हें दिख रहा होगा, अगर हम x को यहां cos थीटा रख दें तो ये बन जाएगा cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। सो दिस इज cos इनवर्स cos 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। और cos इनवर्स cos x क्या आता है? cos इनवर्स cos x x होता है। सो दिस इज 3 थीटा। ठीक है, और यहां से तुम थीटा अगर निकालो तो आ जाएगा cos इनवर्स x। तो दिस इज 3 cos इनवर्स x। सो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट कर सकते थे। यहां पे फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। तो यहां पे फॉर्मूला लगाओगे तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। सेम फॉर्मूला यहां पे लगा रहे हैं हम लोग। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर अगर देखो तो
5/6 आएगा, नीचे भी 1 - 1/6 5/6 आएगा. सो दिस इज फाइनली tan इनवर्स 1, राइट. एंड tan इनवर्स 1 सभी को पता है क्या होता है, π/4. tan इनवर्स 1 इज π/4, हेंस ए इज द राइट आंसर. क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं. ये मैट्रिक्स का अच्छा क्वेश्चन है. एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर ए के बराबर है. हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है. क्या लिखा है ये, i - a का क्यूब प्लस ए. क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, i - a का स्क्वायर इंटू i - a प्लस ए. i - a का स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आई ए माइनस ए आई और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे, चाहे प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, यही आता है. तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर, कोई भी नेचुरल नंबर करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है सेम ऑर्डर की. सो दिस इज आई. ए स्क्वायर तुम्हें ए दे रखा है, ये आई ए भी ए होगा, ए आई भी ए होगा. i - a का अगेन ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए. फिर से ये काम कर लो, आई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए आई माइनस आई ए प्लस ए, जो कि इवेंचुअली क्या आ रहा था, ये आई आ रहा था, ये ए आ रहा था, ये -2a प्लस ए. तो फाइनली दिस इज कैंसिल होके क्या आ जाएगा, आई. ए इज द राइट आंसर. क्लियर है. तो देख रहे हो काफी आसान से क्वेश्चंस पूछे गए, इसी वजह से मेरिट हाई जाती है इसकी. ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए डैश या ए ट्रांसपोज ए आता है, बी ट्रांसपोज भी बी आएगा. इसको ए डैश करके भी लिख देते हैं, ए डैश ए बी डैश बी. ठीक है. इस मैट्रिक्स के बारे में पूछा है सी, जो कि है ए बी माइनस बी ए. सी डैश निकाल लो, ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये बात पूछी गई है. इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं. ब्रैकेट में हम ट्रांसपोज ले सकते हैं अलग अलग, ये अलाउड है मैट्रिक्स के रूल में. और ये रिजल्ट तुम लोगों ने पढ़ा होगा मैट्रिक्स में, अगर ए बी सी का ट्रांसपोज ले रहे हो तो ये रिवर्स हो जाता है, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. ठीक है. तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज ए है. माइनस साइन कॉमन ले लो, ए बी माइनस बी ए, मतलब माइनस सी ट्रांसपोज क्या आ रहा है, माइनस सी आ रहा है. इट मीन्स ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सी इज द राइट आंसर. तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी. सिंपल क्वेश्चन है ये भी. नेक्स्ट देखते हैं. ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे आई के बराबर होता है. सिंपली ए जे आई के बराबर हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है. तो ए के इनवर्स की वैल्यू पूछी गई, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ए का इनवर्स होता है. मतलब ए इनवर्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो आता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का रेसिप्रोकल आता है. सो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 1/a का डिटर्मिनेंट. बी इज द राइट आंसर. क्लियर है. ए इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, 3x3 की. अगर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखें,
ये समथिंग A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इसमें तो I और J बराबर होते हैं, AIJ अगर जनरल एलिमेंट लेते हैं। अगर बिलो द डायगोनल एलिमेंट देखो तो यहां पे AIJ में I बड़ा होता है J से। अबव डायगोनल एलिमेंट देखें तो यहां पे I छोटा होता है J से। एंड फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ये सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 होते हैं और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, I लेस देन J, C इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन लिमिट का है, लिमिट x टेंड्स टू 0, x tan x डिवाइड बाई कॉट x। तो लिमिट का पहला स्टेप होता है सीधे सीधे वैल्यू रख के देखना, रख के देखो अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बनता है तब तो सॉल्व करेंगे, नहीं बनेगा तो वही डायरेक्ट आंसर होगा। tan 0 0 होता है और cot 0 इन्फिनिटी होता है। 0 बाय इन्फिनिटी, इन सारे फॉर्म में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो कोई भी फाइनाइट नंबर हो, एनी फाइनाइट नंबर, प्लस माइनस इन्फिनिटी करोगे 0 आएगा, इवन 0 बाय इन्फिनिटी भी करोगे तो 0 आएगा। तो 0 बाय इन्फिनिटी फाइनली इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसका आंसर 0 आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। ये डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है। सेक ऑफ दिस इज इक्वल टू ए देन dy बाई डी एक्स। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इस पूरे, ये टर्म थोड़ा सा टिपिकल है, इसको एक मान लो t, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तुम्हें पता है सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आता है, सेक थीटा टैन थीटा, मतलब सेक t टैन t, जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी वहां लिख लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और a का डिफरेंशिएशन 0, कैसे होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लो, न्यूमरेटर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन x माइनस dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स को y डैश करके लिख लो, माइनस x माइनस वाई, x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0। अच्छा, पूरी चीज 0 चाहिए तो सेक थीटा तो कभी 0 नहीं हो सकता है, टैन थीटा 0 हो सकता है, इसको बाद में 0 करके देख लेंगे अगर आंसर इससे मैच नहीं करा। अभी फिलहाल हम इतने पार्ट को 0 करके चेक कर लेते हैं, इससे आंसर नहीं मैच करा तो एक आंसर यहां से आ जाएगा टैन टी 0, लेकिन यहां से dy बाई डी एक्स नहीं निकल पाएगा, तो यहां से आंसर निकालने का कोई मतलब नहीं है। सेक थीटा 0 होता ही नहीं, बिकॉज सेक थीटा 1 से बड़ा होता है और -1 से छोटा होता है। तो फर्दर इसको पूरा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। x को 1 से मल्टीप्लाई करो, y को 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स वाई डैश माइनस वाई वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई एक्स वाई डैश एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या आ रहा है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डैश माइनस वाई वाई डैश माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स एक्स कैंसिल, वाई वाई 2y बन जाएगा, एक्स वाई डैश माइनस 2xy डैश बन रहा है, ठीक है, वाई वाई डैश आ रहा है, वाई वाई लास्ट में एक और y आ रहा है, एक सेकेंड जस्ट
x माइनस वाई एक्स वाई डैश, ठीक है, माइनस वाई वाई डैश, लास्ट वाला टर्म आई थिंक गलत लिख दिया है, माइनस वाई वाई डैश आएगा ये, दिस इज नॉट वाई, दिस इज वाई वाई डैश, तो ये प्लस वाई वाई डैश हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से पूरा कैंसिल हो रहा है, इज इक्वल टू 0, तो वाई डैश क्या आ रहा है, वाई बाई एक्स, चेक कर लो, वाई बाई डैश इज वाई बाई एक्स, डी इज द राइट आंसर। तो ये भी सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है, x टू द पावर y, y टू द पावर x इज इक्वल टू 16, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है, तो दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व किया जाता है, लॉग ले लो बेस e का, लॉग में प्रॉपर्टी लगाओगे तो log x प्लस log y, अब क्या लिखोगे, y ln x प्लस x ln y इज इक्वल टू ln 16, ठीक है। अब यहां प्रोडक्ट रूल लगाना होगा डिफरेंशिएट करने पे, y को कांस्टेंट लिया, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, ln x कांस्टेंट लिया, y का डिफरेंशिएशन y डैश, फिर x कांस्टेंट लिया, ln y का 1 बाय y का डिफरेंशिएशन y डैश, फिर ln y कांस्टेंट लिया, x का डिफरेंशिएशन 1, और ln 16 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेना, प्रोडक्ट रूल सही लगा है, ठीक है। ln x कांस्टेंट लिया, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, x कांस्टेंट लिया, ln y का 1 बाय y डैश, ln y कांस्टेंट लिया, ठीक है। y डैश कॉमन ले लो, तो x बाय y प्लस ln x इज इक्वल टू माइनस y बाय एक्स प्लस ln y, क्लियर। अब हमें y डैश निकालना कहां पे है, 2,2 पे, तो यहां पे 2,2 रख दो, थोड़ा आसान हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये ln 2 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये ln 2 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y डैश सीधा सीधा क्या आ जाएगा, -1, C इज द राइट आंसर। आई होप सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इस फंक्शन के बारे में पूछा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, डिफरेंशिएट कर दो, x का डिफरेंशिएशन 1 cos x का माइनस साइन x, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आएगा क्योंकि साइन x लाई करता है 1 से -1 के बीच में, माइनस साइन x भी लाई करेगा 1 से -1 के बीच में, 1 ऐड कर दो तो ये लाई करेगा 2 से 0 के बीच में, तो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस इट इज एन ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यहां पे दे रखा है, तो एक्स क्यूब को टी ले लो, डिफरेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, सो एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाई 3, ठीक। तो एक्स स्क्वायर dx की जगह ये लिखो साइन टी, और यहां लिखो dt बाई 3, 1/3 साइन टी को इंटीग्रेट कर लेते हैं, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, टी की जगह एक्स क्यूब रख दो और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो दिस इज -1/3 कॉस एक्स क्यूब प्लस सी, सो इट्स आंसर इज सी, क्लियर। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम इज
फंक्शंस इज टू बी ऑप्टिमाइज, ये आंसर होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग में आई होप पढ़ा होगा। फंक्शन ऑप्टिमाइज होना चाहिए, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रखी जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा आसान है। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो एक्स और वाई कहां पर पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है पी बी गिवन दैट ए। पी बी गिवन दैट ए होता क्या है? पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाई पी ए। ये कितना है? 0.6। पी ए तुम्हें दे रखा है, पी ए कितना दे रखा है? 0.4। मल्टीप्लाई करोगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी 0.24 आ जाएगा। क्लियर है? और हमसे क्या पूछा है? पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है? 0.4। पी बी कितना है? 0.7। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.24। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा तुम्हारा 7 4 11 1.1, और इससे 0.24 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 6 आ रहा है, ये 8 आ जाएगा। 0.86 इज द राइट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट देखते हैं। एन अनकंटेन 10 ब्लैक बॉल्स एंड 5 वाइट बॉल। 10 ब्लैक है, 5 वाइट है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल्स निकाल रहे हैं हम लोग एट रैंडम, वन आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक बॉल? तो ठीक है, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस टोटल बॉल है 15, 15 में से कोई भी 2 निकाल लो। फेवरेबल केस क्या होगा? दोनों ब्लैक बॉल होनी चाहिए, तो 10 ब्लैक बॉल है 10c2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आएगी? 10c2 डिवाइड बाई 15c2। इसकी वैल्यू रखोगे n(n-1) डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, n(n-1) डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दो इसको। ये 3, ये 5, ये 2, आई थिंक 3/7, 2 से कैंसिल होगा। 3/7 इज द आंसर। ए इज द आंसर। कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्वेश्चन है। फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए हम एंड पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3x² माइनस 3, डेरिवेटिव को 0 कर देते हैं। इसको 0 करोगे x आएगा +(-1) f प्राइम x। इसके बाद f डबल प्राइम x निकाल लो, 6x आ रहा है। यहाँ पे एक बार 1 रखोगे तो 6 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 पे लोकल मिनिमा है। और एक बार x को -1 रखोगे विच इज -6, नेगेटिव आ रहा है। इट मीन्स -1 पे लोकल मैक्सिमा होता है। ठीक है, तो -1 पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है, तो अब एंड पॉइंट पे भी वैल्यू निकाल लो तुम, 0 पे, 2 पे, -1 पे। जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, -1 पे मैक्सिमा है लोकल, और एंड पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वही ग्लोबल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्रेटेस्ट वैल्यू बोली जाती है। f0 जरा 0 रखो, 2 आ रहा है, 2 रखो तो 8 -6 + 2, तो ये क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। -1 रखो तो -1 + 3 + 2, ये भी 4 आ रहा है। तो ये दोनों ही वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम। सो इट्स आंसर इज 4। सी इज द राइट आंसर।
डेफिनेट इंटीग्रल का ये आसान क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल बताना है। तो इंटीग्रेशन में हमें उसको लीनियर में कन्वर्ट करना होता है। तो cos 2x का फॉर्मूला आई होप ये सबको पता है। तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स अगर तुम निकालते हो तो आता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 से पाई 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 dx में 1/2 बाहर निकाल लो, 1 को इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई dx और अगेन cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई dx में। 1 का इंटीग्रेशन x होता है 0 से पाई। cos 2x का क्या हो जाएगा 1/2 साइन 2x 0 से पाई 1/2 पाई माइनस 0 1/2 साइन 2 पाई माइनस साइन 0। साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 0 होता है तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। इवेंचुअली देखोगे π/2 इज द आंसर, ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर π/2 आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड कर्व का। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू mx। अगर ये लाइन्स है, अगर पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और लाइन क्या है y इज इक्वल टू mx, तो डायरेक्टली इसका आंसर याद कर लो। इससे जो बाउंडेड एरिया होता है ये वाला, ये आता है 8a स्क्वायर बाय 4m क्यूब। 8a स्क्वायर बाई 4m क्यूब, इस फॉर्मूले को नोट कर लो, फ्यूचर में यूज कर सकते हो। सॉरी 4m क्यूब नहीं 3m क्यूब, 8a स्क्वायर बाई 3m क्यूब, दिस इज 3m क्यूब। अगर हम इसको कंपेयर कराएं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और y इज इक्वल टू x से, तो यहां पे a आएगा 1 और m आएगा 1। तो a को रख दो 1, m को रख दो 1, तो 8/3 इज द आंसर। सिंपल, 8/3 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। तो नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना 8a स्क्वायर बाई 3m क्यूब, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू mx के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसका ऑर्डर पूछा जा रहा है। ऑर्डर पढ़ा होगा अगर डिफरेंशियल इक्वेशन तुम लोगों ने, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y डबल डैश का मतलब क्या हुआ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। सिंपल, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक नॉलेज पे बेस्ड। नेक्स्ट देखते हैं। ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं, इसका स्केलर प्रोडक्ट बताना है। तो स्केलर प्रोडक्ट में करते क्या है, a डॉट बी में करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई कैप का आई कैप के साथ, 5 को 3 से, जे कैप का इधर क्या है 1, इधर क्या है -4, के कैप का क्या है -3, इधर क्या है 7, तो 15 -4 -21, ठीक है। ये हो जाएगा -25 प्लस 15 करोगे तो -10 इज द आंसर। तो ये भी बहुत आसान है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, वो सबको आता है, ठीक है। n टर्म दे रखा है, 15 टर्म पूछा है, सीधे n को रख दो 15। क्या आंसर आ रहा है 66। डी इज द राइट आंसर। दो नंबर्स का एम दे रखा है, मान लेते हैं नंबर ए और बी है, तो उसका एम अर्थमेटिक मीन क्या होता है a प्लस बी बाई 2 मीन्स 15/2
मीन्स a प्लस बी इज 15 और उसका जीएम क्या होता है अंडर रूट ए बी विच इज 6। इसका मतलब ए बी हो जाएगा 36। नंबर्स हमसे पूछे गए हैं, दो इक्वेशन है, प्रोडक्ट है 36, सम है 15, तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 36 कब आएगा 6 इंटू 6 या 12 इंटू 3। कई तरीके हो सकते हैं लेकिन हमें फोकस पे करना है कि सम उसका 15 आ जाए। तो अगर हम इसका प्रोडक्ट 12 इंटू 3 ले लें तो सम 15 आ जाएगा, हेंस इट्स आंसर इज बी। ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द कंपाउंड स्टेटमेंट विथ एंड इज फॉल्स इफ एनी फॉल्स सी इज द राइट आंसर, एनी फॉल्स ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट आर, यहां पे आएगा एनी और यहां पे आएगा फॉल्स। द कंपाउंड स्टेटमेंट विथ एंड इज फॉल्स इफ एनी ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। एनपीआर होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो np3 हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल। 4 n की वैल्यू बतानी, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अच्छा, n माइनस 2 के फैक्टोरियल लिखोगे n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल। n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, n फैक्टोरियल कैंसिल, तो n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, कैलकुलेशन देख लेना। सो n इज इक्वल टू 6, सो इट्स आंसर इज सी, n इज इक्वल टू 6। क्लियर? NPR और NCR, NPR क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। NCR क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये बराबर है तो किससे मल्टीप्लाई करें? तो ऑब्वियसली ये बराबर तब आएगा जब r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये बराबर आ जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? r फैक्टोरियल से, हेंस a इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वेरिएंस का क्वेश्चन है। ये एक डेटा दे रखा है 4, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं 4.1, 4.2, 4.3। इसका वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स मान लो, जितना भी डेटा दे रखा है उसके मीन से उसका डिफरेंस निकालो, स्क्वायर करो और उसका एवरेज ले लो। ठीक है, अब सबसे पहले तो तुम्हें इसका एवरेज निकालना, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4 डेटा है तो डिवाइड बाई 4, यह आ जाएगा तुम्हारा 16.6 डिवाइड बाई 4, दैट इज 4.15। अब यहां पे जब तुम वेरिएंस निकालोगे तो 1/4 xi, मतलब 4 से 4.15 को सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर करो, 4.1 से 4.15 को सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर करो, 4.2 से 4.15 को सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर करो, 4.3 से 4.15 को सब्ट्रैक्ट करो, स्क्वायर करो। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, एक बार करके देख लेना, पूरा प्रॉपर्ली आंसर मैच करा लेना। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि डेसिमल में आ रहा है। आई होप कंसेप्ट समझ गए होगे, वेरिएंस का कंसेप्ट क्या होता है, क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है 39 में। 39 में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएशन नहीं है, वेरिएंस है। 100 दे रखा है, मीन दे रखा है, और क्या पूछा है हमसे? स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता क्या है, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सिग्मा, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एक्स बार मीन होता है,
इंटू 100 कर दो तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 100 दे रखा है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया है, मीन दे रखा है 25। ठीक है, 100 कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा SD क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 25। डी इज द राइट आंसर। क्लियर। एंड लास्ट क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चंस आए थे, ये रेट मेजर का क्वेश्चन है। द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स बराबर होती हैं, मान लेते हैं एक्स एक्स एक्स, साइड इंक्रीज कर रही है, मतलब dx बाई dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का है। ठीक, देन द रेट एट विच इट्स एरिया इंक्रीजेस, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है √3/4 एक्स स्क्वायर। इसका एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है तो उसको डिफरेंशिएट कर दो, dA बाई dt 2x dx बाई dt, सो √3/2। x दे रखा है तुम्हें, जब साइड 10 सेंटीमीटर हो तो 10, और dx बाई dt भी तुम्हें दे रखा है 2, तो दिस इज इवेंचुअली 10√3 इज द आंसर। ये हमारा आंसर आ गया 10√3। डी इज द राइट आंसर। तो आई होप स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और एक बार अपने आप फिर से प्रैक्टिस कर लोगे तो फ्यूचर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन करने से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी।